हम सेहतमंद रहें और सेहत का आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही कोशिश रहती है हमारे सेहत से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, जिसमें मैं निधि हूं आपके साथ और आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। आज भी हम सेहत से जुड़ी हुई कुछ पेचीदगियों को सरल बनाने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन पर और आज की इन पेचीदगियों को सरल बना रहे हैं हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ हैं एडिशनल प्रोफेसर PGI MER से डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी। डॉक्टर, आपका बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू निधि, मैं मेरे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर, जैसे आज हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर मेडिसिन को लेकर और डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन को बहुत से ऐसे सवालों की बात हो या जवाबों की बात हो, तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिससे एवरीडे गुजरना पड़ता है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में शुरुआत करें हम शुरुआत से कि न्यूक्लियर मेडिसिन क्या है। न्यूक्लियर मेडिसिन एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जी। इसमें हम बॉडी के अंदर एक ट्रेसर इंजेक्ट करते हैं रेडिएशन का। अच्छा। और उसके बाद में हम उनका उसी के बेस पे हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड करते ट्रीटमेंट देते हैं और उसी के बेस पे हम इमेजिंग करते हैं। ओके। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहता है, क्योंकि हमने इमेजेस के साथ भी हम अपने दर्शकों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेडिसिन कहीं ना कहीं बहुत एडवांस है और कहीं ना कहीं हमें किसी भी रोग की जड़ तक पहुंचाती है और उसके समाधान के साथ भी जोड़ती है। तो ये जो इमेजेस है और ये जो हमारे साथ न्यूक्लियर मेडिसिन का साथ जुड़ रहा है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि इसका हिस्सा होंगी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि शामिल होते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन में सारे जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं सभी में न्यूक्लियर मेडिसिन का यूज है। जैसे कि आपको इमरजेंसी न्यूक्लियर मेडिसिन हो गया, इमरजेंसी मेडिसिन हो गया, पेशेंट को जैसे फीवर हो जाता है, हाँ। फीवर का डायग्नोसिस नहीं बनता कई दिनों के बाद भी, उस केसेस में भी हम न्यूक्लियर मेडिसिन का यूज करते हैं। जैसे कि ऑन्कोलॉजी है, कैंसर है, पेशेंट को कहाँ तक कैंसर फैला हुआ है, उसके लिए भी हम न्यूक्लियर मेडिसिन का यूज करते हैं। यानी कि हर प्रकार की अगर कोई समस्या है तो ऐसा नहीं है कि उसके अगर इन डेप्थ स्टडी तक पहुंचना है, उसके पूरे समाधान जड़ तक पहुंचना है, तो उसके लिए न्यूक्लियर मेडिसिन बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, इसके अलग अलग अगर हम डिफरेंट टाइप्स की बात करें, क्योंकि रेडियो एक्टिव या रेडियोलॉजी की बात करें, सो क्या ये भी उसी का हिस्सा है या उससे अलग है, भिन्न है? रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी और न्यूक्लियर मेडिसिन, ये तीन ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिनमें रेडिएशन का यूज होता है। अच्छा। जिसकी रेडियोलॉजी में इमेजिंग होती है और इसमें हम पेशेंट के बाहर से रेडिएशन देते हैं और पेशेंट के बॉडी का इमेज होता है। और रेडियोथेरेपी में हम पेशेंट को बाहर से रेडिएशन देते हैं किसी ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए। अच्छा। और न्यूक्लियर मेडिसिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हम पेशेंट को एक रेडिएशन का इंजेक्शन देते हैं और वो रेडिएशन का इंजेक्शन हमारी बॉडी में चला जाता है। और वो हर ऑर्गन के लिए, जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी, उसके स्पेसिफिक रेडिएशंस होती हैं हमारे पास और हम इंजेक्शन देते हैं तो उस स्पेसिफिक ऑर्गन में जाके वो चला जाता है। और उस क्योंकि जो न्यूक्लियर मेडिसिन है सेलुलर तो मॉलिक्यूलर इमेजिंग है, तो मॉलिक्यूल के लेवल पे इमेजिंग होती है और हमें उस पार्टिकुलर ऑर्गन के फंक्शन के बारे में कि उस पार्टिकुलर ऑर्गन का फंक्शन कैसा है उसके बारे में बताते हैं। पूरी इन डेप्थ स्टडी है और उसका प्रॉपर इमेजिंग है, जैसे कि आपने बताया कि पहले इंजेक्ट किया जाता है, फिर उसकी वो इमेज के लिए पूरा क्रिएशन होता है और उसके बाद वो रिजल्ट आता है। तो चाहे किसी भी तरीके की इलनेस है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, उसका समाधान इसमें है, या फिर अगर हम न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर बीमारियां ऐसी हैं जिसके लिए सबसे ज्यादा कारगर है? न्यूक्लियर मेडिसिन जब शुरू में एग्जिस्टेंस में आए उस टाइम पे कैंसर के डायग्नोसिस के लिए उनके लिए ही मेनली यूज होती थी। जैसे कैंसर की डिजीज का मैपिंग करना है कि कहाँ कहाँ पर कैंसर फैला हुआ है, उसके बाद में उस मतलब कैंसर में अगर कई बार डायग्नोसिस नहीं हो पाता कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो उसकी प्राइमरी को लोकलाइज करने के लिए उसके लिए यूज होता था। अब इसका एक्सटेंशन बहुत सारी और ब्रांचेज में भी हो गया, जैसे कि कार्डियोलॉजी में है, हार्ट अटैक के बाद में अगर पेशेंट का हार्ट की वायबिलिटी देखना है, मतलब पार्ट ऑफ हार्ट इज वर्किंग और नॉट, और उस पार्ट में हमें बाईपास करना है या स्टेंटिंग करनी है, तो अगर उस पार्ट में वो डेड सेल होंगी तो कुछ फायदा नहीं है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन हमें उस पार्ट की
वो पार्ट वायबल है या नहीं है इसके बारे में बताता है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताता है कि आप इसके बाद स्टंटिंग करेंगे तो कोई फ़ायदा है या बाईपास करेंगे तो कोई फ़ायदा है, उसके बारे में बताता है। उसके बाद में जैसे कि पेशेंट का हिप रिप्लेसमेंट हो जाता है, अगर उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी न्यूक्लियर मेडिसिन पे डायग्नोसिस बनाते हैं उसका, ये जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स में यूज हो गया। उसके बाद में मेडिसिन में जैसे कि रूमेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जिसको जोड़ों में दर्द है, डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है, रूमेटोइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इन सब में न्यूक्लियर मेडिसिन का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस एक रेयर कंडीशन है रूमेटोलॉजी की, जो बहुत जिसका डायग्नोसिस सीटी स्कैन पे अल्ट्रासाउंड पे नहीं बन पाता, उसमें न्यूक्लियर मेडिसिन बहुत बड़ा योगदान है उसका। और उसके बाद में जैसे कि और कंडीशंस हैं, जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स मैंने आपको बताया, ऑन्कोलॉजी में तो इस ऑन्कोलॉजी का तो ब्रेड एंड बटर न्यूक्लियर मेडिसिन ही है। जहाँ जहाँ ऑन्कोलॉजी है, कैंसर है, वहाँ वहाँ न्यूक्लियर मेडिसिन है, क्योंकि कैंसर उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स इवैल्यूएशन और पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज कितना बचा है, आगे कुछ ट्रीटमेंट चेंज करने का प्लान करना है नहीं करना, सारा ऑल इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर मेडिसिन। जैसे आपने बताया कि डायग्नोस तो ये कर ही रहा है, उसके साथ साथ ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स इवैल्यूएशन के साथ भी जोड़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन को लेकर एक्सेप्टेंस लेवल अभी कितना बड़ा है? क्योंकि जब भी हमें कोई इलनेस या कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने बताया कि अगर उसकी जड़ तक जाना है, बहुत सारी चीज़ें ऊपरी तौर पर नहीं पता चल रही होती, तो जब तक जड़ तक जाने की बात होती है, रूट कॉज किसी चीज़ का निकलना है, तो न्यूक्लियर मेडिसिन उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। सो कितने को लोगों की एक्सेप्टेंस लेवल इसको लेकर बढ़ा है? अगर आप मेडिकल फील्ड की बात कर रहे हैं कि एक्सेप्टेंस की, या फिर मेडिकल डॉक्टर हैं उनके एक्सेप्टेंस की बात करें, दोनों डिफरेंट हैं। जी बिल्कुल। अगर आप डॉक्टर कहें कि डॉक्टर को न्यूक्लियर मेडिसिन चूज करना है तो एक डिफरेंट होता है, और मेडिकल फील्ड में पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए दोनों की डिफरेंट करते हैं। क्योंकि अभी जो डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं वो सोचते हैं कि मेरे पास सिर्फ पेशेंट आते रहें, उन्हीं को मेरे को देखना है और कुछ नहीं करना, पेशेंट को दवाइयाँ लिखेंगे। और न्यूक्लियर मेडिसिन एक थोड़ा सा इमेजिंग ब्रांच है, इसमें मतलब रेडियोलॉजी की तरह बट इसमें इमेजिंग के साथ साथ में ट्रीटमेंट भी है। ये बहुत अपकमिंग ब्रांच है और अच्छी ब्रांच है। इसमें मतलब जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, अच्छी ब्रांच है ये, और आजकल तो वन ऑफ द टॉप रैंक्ड ब्रांच है। हाँ, मेरा ये सवाल भी होने वाला था, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे होंगे, जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन में अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं, उसको लेकर स्टडी करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में भी बैचलरशिप, जब बैचलर डिग्री कर रहे होते हैं उनमें तो न्यूक्लियर मेडिसिन का ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, क्योंकि पेरिफेरल सेंटर्स में, पेरिफेरल जो मेडिकल स्कूल्स हैं वहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन का कुछ नहीं होता। सो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं या कोई अच्छा बड़ा सिटी है, वहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन है, लेकिन छोटे छोटे वहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन नहीं है, तो वहाँ लोगों को पता नहीं होता कि न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होता है। वो हमेशा ही मेडिकल स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं कि न्यूक्लियर मेडिसिन रेडियोथेरेपी है या रेडियोलॉजी है, उनको कंफ्यूजन रहता है। जब तो इसलिए वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि जब तक वो एम्स या पीजीआई में नहीं आते हैं, क्योंकि एम्स या पीजीआई में लोग जो होते हैं उनको पता होता है न्यूक्लियर मेडिसिन क्या, तो आराम से चूज करने के लिए मौका मिलता है उनको। पर मौके भी, अवसर भी, इक्विपमेंट्स भी हैं, क्योंकि और आजकल तो इतना अपकमिंग ब्रांच है कि हर छोटे 3 टायर 2 टायर सिटी में न्यूक्लियर मेडिसिन आ रही है, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा ऑप्शन है न्यूक्लियर मेडिसिन। जब हम पेशेंट की बात करते हैं तो पेशेंट चूज ही नहीं हो सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको अपना डायग्नोसिस चाहिए और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए, तो आपका जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो उसी के बेस पे आपको अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, मतलब जो न्यूक्लियर मेडिसिन कहाँ, मतलब पहले वो सीटी कराएगा, एमआरआई करवाएगा, उस पर अगर डायग्नोसिस नहीं बन रहा तो फाइनल से इज न्यूक्लियर मेडिसिन, पेट स्कैन करा लो। आपने अभी इसमें क्या क्या भेद है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जैसे आपने बताया कि डायग्नोस करना और फिर उसकी ट्रीटमेंट के साथ जो साथ जोड़ना है, सो डायग्नोस से लेकर ट्रीटमेंट तक का जो सक्सेस रेट है वो न्यूक्लियर मेडिसिन का कैसा है? अब जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं, अब कैंसर, जैसे कि मैं स्टार्ट करते हैं, आपने बताया था कि ऑन्कोलॉजी में तो इट इज द थिंग। यस, कैंसर में डायग्नोसिस के मतलब थ्रू इनिशियल डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स इवैल्यूएशन के लिए, उसके बाद में पोस्ट ट्रीटमेंट अगर पेशेंट को दोबारा डिजीज वापस आई या नहीं आई है, उसके लिए न्यूक्लियर मेडिसिन वन ऑफ द is the only solution, not only the solution, मतलब one of the preferred imaging technique for to look out the disease.
जब हम बात करते हैं कि और जो कंडीशन जो बिनाइन कंडीशन है जैसे कि फीवर है, उसमें कई बार हमारा डायग्नोसिस नहीं बन पाता है। पेशेंट को मान लो फीवर हो गया, 1 महीने तक अस्पताल में दाखिल है, जी 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 जी, और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस कर ली, खूब सारा ब्लड सैंपलिंग हो गया, सारी वेन्स को फोड़ दिया है, उस टाइम पे डायग्नोसिस नहीं होता। सीटी स्कैन हो चुका है, एमआरआई हो चुका है, अल्ट्रासाउंड हो चुका है, बट कई बार होता है कि फोकस ऑफ इन्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो उस टाइम हम पेट स्कैन कर सकते हैं। अच्छा। और पेट स्कैन से हम जैसे कि इसमें हम एक इंजेक्शन देते हैं, ग्लूकोज का इंजेक्शन, ग्लूकोज मतलब रेडियो लेबल्ड ग्लूकोज का इंजेक्शन, और उसका होल बॉडी इमेजिंग करते हैं, और जिस पार्ट में ज़्यादा मतलब ग्लूकोज जा रहा है वो पार्ट ज़्यादा रेडियो एक्टिव होगा, और हमारे जो पेट स्कैनर है उसको उस एरिया को पकड़ लेंगे कि इस पार्ट में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, और उस पार्ट की बायोप्सी भी कर सकते हैं। मान लो लंग में है, लंग के एक पार्ट में कुछ ज़्यादा एक्टिविटी इकट्ठी हो रही है, तो उस पार्ट में जाके बायोप्सी कर सकते हैं। तो इसलिए हर बिनाइन कंडीशन के डायग्नोसिस के लिए भी कई बार न्यूक्लियर मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बात कर रहा था रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस की, जी जी जी, एक ये ऐसी कंडीशन है, मींस रूमेटोलॉजिकल कंडीशन है, जिसका डायग्नोसिस बहुत मुश्किल से होता है। आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आपके कान रेड हो जाते हैं, लेकिन कान रेड तो बहुत सारी कारणों से होते हैं। हाँ जी। तो वो हर कान रेड को रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस नहीं बोल सकते। जी जी जी। उसके बाद में सीटी स्कैन पे हम बता देंगे, वही आपको मैंने बताया कि सीटी स्कैन एक अनाटॉमिकल इमेजिंग है, और जो पेट स्कैन है एक फंक्शनल इमेजिंग है। अगर कान में दर्द हो रहा है, मतलब जो कार्टिलेज होती है कान की, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन है तो वो पेट स्कैन से पकड़ में आती है। तो जैसे कि आप ये न्यूक्लियर मेडिसिन से कितने अलग हैं ये पेट स्कैन, सीटी स्कैन है या एमआरआई है या अल्ट्रासाउंड है, सो इसके बारे में आप डेप्थ नॉलेज दे रहे हैं और हमारे दर्शकों के साथ ये बात जोड़ रहे हैं कि किस किस तरीके से ये अलग है, और ये अपने अपने लेवल पे हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। सो ये हिस्सा होकर भी थोड़े से अलग हैं न्यूक्लियर मेडिसिन से। जैसे कि एमआरआई है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, आपने बताया, उसका पेट स्कैन है। अल्ट्रासाउंड एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, जब किसी को भी थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ अल्ट्रासाउंड करवा लो जी, जैसे कि हमारे लेमन में बोलते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं मिला तो सीटी स्कैन करवा लो जी। उसके बाद में सीटी स्कैन में तो एमआरआई भी करवा सकते हैं। उसके बाद में जब कहीं कुछ नहीं मिलता तो हम पेट स्कैन की बात करते हैं, एक वो भी करवा के देख सकते हैं। तो ये बातें होती हैं। और फिर जब किसी में कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन स्टिल अगर कोई पेशेंट अपने आप को सही नहीं महसूस कर रहा, तो देन न्यूक्लियर मेडिसिन एक सॉल्यूशन, बहुत बड़ा सॉल्यूशन लेकर आता है साथ जो। क्योंकि इसमें जैसे कि मान लो मैंने बताया कि आपको पेट स्कैन, हम इसमें ग्लूकोज को लेबल्ड रेडियो ट्रेसर देते हैं, वो आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है, और जिस पार्ट के बॉडी में ज्यादा इन्फेक्शन है या कोई दिक्कत होगा या कहीं भी कैंसर है, जो कैंसर सेल है उनमें मेटाबॉलिज्म बड़ा होता है। जहाँ इन्फेक्शन है वहाँ पर भी ज्यादा हमारे न्यूट्रोफिल्स ज्यादा इकट्ठे होंगे, और वहाँ पे भी हमारा मेटाबॉलिज्म बड़ा होगा, क्योंकि जहाँ लड़ाई हो रही है वहीं पे भीड़ इकट्ठी होगी। जी 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 जी। तो बहुत सरल भाषा में, तभी मैंने कहा था कि टॉपिक मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप बहुत सरल भाषा में, जहाँ पे लड़ाई हो रही है वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होगी, तो उस एरिया को टारगेट करना आसान है। तो जहाँ पर वहाँ पे उसी एरिया में ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, उसी एरिया में ज्यादा रस होगा, तो ज्यादा ग्लूकोज उस एरिया में जाएगा। और ग्लूकोज जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये रेडियो लेबल्ड है, तो फिर उसको जो हमारे पास जो पेट स्कैन है उसके थ्रू हम देख लेंगे कि कौन से एरिया में बॉडी के वो रेडिएशन ज़्यादा निकल रही हैं, उसको हम बता देंगे कि इस एरिया में ज़्यादा निकल रही हैं, इसी एरिया को टारगेट करना है, इसी एरिया से अगर बायोप्सी करनी है तो इसी एरिया से करो, ये सब। अब डॉक्टर, जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन की जब बात आती है, और इसी को लेकर हम इन डेप्थ आज के इस प्रोग्राम में बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा सा डर भी आता है कि ये हमारी बॉडी में अगर जा रहा है, जैसे आपने बोला इंजेक्ट करा, और उसके बाद वो प्रॉपर इमेजिंग के लिए वो बॉडी में उस तरीके की मूवमेंट होती है, देन उसका रिजल्ट आता है, तो इसका जो असर है वो हमारे बॉडी के ऊपर, क्या इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है? अगर होता है तो कितने टाइम तक रहता है या नहीं है, ये मिथ है? इसमें दो बात है, एक तो हम डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करते हैं, एक थेरेप्यूटिक न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करते हैं, ट्रीटमेंट वाली। जब मैं डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करता हूँ तो हम बहुत कम क्वांटिटी में रेडियो ट्रेसर देते हैं। अच्छा। बहुत कम,
ट्रेसिस में देते हैं, ट्रेसर मीन्स ट्रेसिस में देते हैं, बहुत छोटी सी अमाउंट में। और जो रेडिएशन देते हैं, जैसे कि मैंने ग्लूकोज दिया या फिर मैंने टेक्नीशियम दिया, वो बहुत कम क्वांटिटी में देते हैं, और वो उसका इफेक्ट 10 हाफ लाइफ तक रहता है। क्योंकि मान लो जैसे कि मैं ग्लूकोज की FDG ग्लूकोज की बात करता हूँ पेट स्कैन में, जैसे कि उसका हाफ लाइफ है 2 घंटे। हर 2 घंटे के बाद में रेडिएशन हाफ हो जाएगी, कम होता जाएगा, मतलब हाफ लाइफ उसका 2 आवर्स है, तो हर 1-2 घंटे के बाद में उसका आधा रह जाएगा। मान लो अभी 10 मिलीक्यूरी है, 2 घंटे के बाद में 5 रह जाएगा, अगले 2 घंटे में 2.5 रह जाएगा। ऐसे 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद में वो खत्म हो जाता है, उसका खत्म हो जाते हैं। और जैसे आपने बोला कि जब मैं थेरेपेटिक की बात करता हूँ, जैसे कि रेडियो आयोडीन हम थेरेपीज करते हैं फॉर थायराइड कैंसर, और ग्रेव्स डिजीज जो थायराइड की होती है उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें हम थोड़ा सी हाई डोज ऑफ रेडिएशन देते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो उसमें क्योंकि उसका जो रेडियो आयोडीन का हाफ लाइफ भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो ग्लूकोज वाली है या टेक्नीशियम वाली है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, जितनी हाफ लाइफ है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को उतने दूर रहना पड़ेगा, मतलब उतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी कि अगर पेशेंट है, हम एक पार्टिकुलर रेडिएशन के बाद पेशेंट को हम दाखिल रखेंगे हॉस्पिटल में, उस पार्टिकुलर रेडिएशन के बाद जब वो बिलो द परमिसिबल लिमिट आ जाती है, उसके बाद डिस्चार्ज करते हैं हॉस्पिटल से, वरना उसको घर में, उसको हॉस्पिटल में रखते हैं, आइसोलेशन में रखते हैं। जब लगता है कि वो परमिसिबल लिमिट में है तो उसको डिस्चार्ज करते हैं हॉस्पिटल से। और हॉस्पिटल में जाने के बाद में भी, घर जाने के बाद में भी उसको बच्चों से दूर रहना होता है, मतलब जब तक अगले नेक्स्ट 6 to 7 डेज। और खाना भी अलग खाना होता है, और टॉयलेट्स भी अलग रखना होता है, उसको डबल टाइम फ्लश करना होता है, ये सब। ये कुछ ऐसे आपने बताया कि ये डूज डोंट्स हैं उसको लेकर। डॉक्टर, जैसे अगर हम कैंसर की बात करें, क्योंकि जैसे आपने बताया कि उसमें सबसे कारगर न्यूक्लियर मेडिसिन, चाहे ट्रीटमेंट की बात है या डायग्नोस्टिक की बात है, लेकिन अगर कैंसर सेल की हम बात करें, तब कहीं ना कहीं थ्रेट रहता है कि कैंसर वापस आ सकता है। जैसे आपने खुद बताया कि पोस्ट एग्जामिनेशन के लिए भी, डायग्नोस करने के लिए भी न्यूक्लियर मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, ऐसे चांसेस क्यों रहते हैं? जब पेशेंट को कैंसर होता है, कैंसर सेल बॉडी में घूम रहे होते हैं जी। जब उनको कहीं मतलब पूरी तरह ट्रीट नहीं होता है, वंस ए पेशेंट ऑफ कैंसर विल बी ऑलवेज ए पेशेंट ऑफ कैंसर। ओके, तो उसको हम बोल सकते हैं कि पेशेंट रिमिशन में चला गया, अभी फिलहाल कैंसर नहीं है, बट इट मे कम आफ्टर सम टाइम। और साथ में पेशेंट को जो ट्रीटमेंट देते हैं वो भी बहुत टॉक्सिक ट्रीटमेंट होता है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे आपने बताया कि कितनी चीजों का परहेज भी रखना पड़ता है, बहुत सारा टॉक्सिक ट्रीटमेंट होता है, उससे भी जो मेडिसिन देते हैं उससे भी कैंसर होने के चांस होते हैं। तो कैंसर कभी भी आ सकता है वापस दोबारा, और उस टाइम पे न्यूक्लियर मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब ऑल्दो गाइडलाइन में ये नहीं मेंशन कि पेशेंट को डिजीज कैंसर दोबारा वापस आ गया तो पेट स्कैन यूज करना है, पर जब क्लिनिकल सस्पिशन ज़्यादा है, मतलब आप क्लिनिकली सोच रहे हैं कि किसी को कैंसर वापस आ गया, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियर मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है डायग्नोसिस में। तो डॉक्टर, जब हमें समाधान मिल रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ उसके डूज डोंट्स के साथ तो हमें जुड़ना ही पड़ता है, इन बातों के साथ भी हम जुड़ रहे हैं। अब एक ये सवाल भी है, क्योंकि जब भी हम हॉस्पिटल्स जाते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी रेडियोलॉजी या न्यूक्लियर मेडिसिन का जो भी एरिया होता है स्पेसिफिक, वहाँ पे बहुत सारे निशान लगे होते हैं, वहाँ आपको इंडिकेट किया जाता है। अगर हम एज एन इंडिविजुअल पेशेंट की बात करें, सो वहाँ पर भी मैं जानना चाहूँगी कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए या कौन कौन से ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं। और उसके अलावा मेरा एक और सवाल है इससे जुड़ा हुआ कि जो वहाँ डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है जो वो सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट कर रहा है, उसको लेकर कौन कौन सी ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो उन्हें लेने पड़ते हैं? अब मैं अगर न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करता हूँ तो मैंने आपको बताया कि हम लो डोज ऑफ रेडिएशन यूज करते हैं। हाँ। तो जो परमिसिबल लिमिट है, मतलब जनरल पब्लिक के लिए वो थोड़ी डिफरेंट है, और जो परमिसिबल लिमिट फॉर रेडिएशन वर्कर्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा। सो मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, क्योंकि रेडिएशन का जो आपने बोला कि कुछ निशान लगे होते हैं वहाँ पे, रेडिएशन खतरे का निशान, रेडिएशन यहाँ पे रेडिएशन अंदर मत जाइएगा। हाँ जी। वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए या फिर लैक्टेटिंग फीमेल के लिए जो बच्चे की माँ दूध पिला रही होती है उनको ज़्यादा
ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ग्रोइंग एज में, मतलब बिलो 1 ईयर, या फिर प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनको ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट लेडी अंदर चली गई तो उसको रेडिएशन मिलेगी, तो उसके बच्चे को रेडिएशन मिलेगी, क्योंकि अभी उसका ग्रोइंग एज है। सेकेंडली, जब जैसे कि लैक्टेटिंग फीमेल है, उसने उसका अगर स्कैन हो रहा है या तो उसकी ब्रेस्ट मिल्क में रेडिएशन आएगी, तो वो ब्रेस्ट मिल्क से जो रेडिएशन आ रही है उसके बच्चे में जाएगी। इसलिए हमारी न्यूक्लियर मेडिसिन में प्रिकॉशंस में पेशेंट शुड नॉट बी लैक्टेटिंग, शी शुड नॉट बी प्रेग्नेंट। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत भी है। वैसे वहाँ पर जितने टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, टाइम से गाइड भी आपको करते रहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम आपको एक बार फिर से डबली श्योर करना चाहते हैं, क्योंकि हम आज न्यूक्लियर मेडिसिन पर बात करें। डॉक्टर, एक सवाल जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे आपने कैंसर की ट्रीटमेंट की बात की, तो न्यूक्लियर मेडिसिन उसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। स्पेशली अगर बात करें हम बोन कैंसर की, क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट में ज़्यादातर वो जो एरिया है उसको हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो क्या न्यूक्लियर मेडिसिन में उसका सोल्यूशन है कि वो एरिया को, उस बोन को भी बचाया जा सके? बोन को बचा तो नहीं सकते, लेकिन हम जो कई बार कैंसर के पेशेंट के अंदर बोन पेन होता है जी जी, तो उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। अच्छा, तो बोन पेन किट पेलिसन के लिए, सो उसमें जब कोई भी पेलिसन का मेथड काम नहीं आता, तो न्यूक्लियर मेडिसिन बहुत काम आती है बोन पेन पेलिसन के लिए। उसमें हम उसमें रेडिएशन का इंजेक्शन देते हैं। मान लो पेशेंट को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है या लंग कैंसर है या प्रोस्टेट कैंसर है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बोन पेन हो रहा है, तो हम उसका स्कैन करेंगे। स्कैन में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर इसको बीमारी है, कौन कौन सी बोन्स में, और कौन कौन सी, उसके बेसिस पे हम उसको जो उसका थेरेपेटिक ऑप्शन है वो हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। बोन स्कैन करने के बाद में, जैसे कि समैरियम थेरेपी है, लुटिशियम थेरेपी है, जी, जी। ये हम ट्रीटमेंट देते हैं, और वो पार्टिकुलर रेडिएशन उस पार्टिकुलर बोन के एरिया में जाएगी और उस एरिया को हील करने की कोशिश करेगी जी, और उससे पेशेंट का रिलेटिवली पेन कम होगा। रिलेटेबल पेन कम होगा, मतलब इट इज नॉट ट्रीटमेंट बट इट्स रिलेटिवली ही विल बी रिलीव्ड ऑफ पेन। तो कुछ समाधान वो उसके साथ जरूर जोड़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, जैसे हमने बीच में बात की, स्पेशली अगर न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करें, जो क्लिनिकली अगर उसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, तो वो कितनी ज़्यादा है? अगर एवरीडे मेडिसिन की बात करें, जैसे हमें गला खराब होता है, सिर दर्द होता है, बुखार है, तो हम नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं। सो इसका क्या समाधान या इसका कुछ रिलेशन क्या न्यूक्लियर मेडिसिन में भी पाया जाता है? आप अगर डेली की रूटीन की चीज़ें की बात करते हैं कि गला खराब हो गया तो न्यूक्लियर मेडिसिन इज हाई एंड। हाँ। जब मान लो जो आपके रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं, जब काम नहीं उनसे डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा, तो ही आप न्यूक्लियर मेडिसिन में जाएं, रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम द हायर लेवल कमिंग टू द लोअर लेवल। जो आप किसी को गला खराब हो गया, जुकाम हो गया, उसके लिए आपका 500 रुपये में इलाज हो जाएगा, तो आप 30,000 का टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियर मेडिसिन एक कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन है जी। सो बहुत से ऐसे सवाल हैं, बहुत से ऐसे समाधान हैं जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन हमारे साथ जोड़ता है। और जैसे कि आपने डॉक्टर बताया कि कुछ स्पेसिफिक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कारगर प्रूव होता है। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, क्योंकि जैसे आपने बताया कि धीरे धीरे स्लोली 2-2 घंटे में ये इसका इम्पैक्ट हाफ रहता है, लेकिन अगर हमारे जो दर्शक है जानना चाहते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? न्यूक्लियर मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स, मतलब जब हम डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करते हैं तो साइड इफेक्ट हार्डली बहुत कम होता है। थोड़ी सी रेडिएशन मिलती है डायग्नोसिस में, थोड़ी रेडिएशन मिलती है, पर इतना ज़्यादा कोई जैसे आपने बताया आर वाइज कम होता जाता है, आर वाइज कम होता रहता है, तो ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर साइड इफेक्ट हुआ तो हम तो रोज ही रेडिएशन में रहते हैं। बिल्कुल, तभी ये सवाल हमने आपसे पूछा था कि तो हमारा तो डॉक्टर्स हैं, हाँ, हम तो रोज रेडिएशन में रहते हैं, पेशेंट के बिल्कुल पास में खड़े होते हैं, बिल्कुल, तो हमें तो रोज ही रेडिएशन मिलती है, कुछ नहीं होता। रेडिएशन हमें सन से भी रेडिएशन मिलती है, हमारी दीवारों में भी रेडिएशन होती है, हमारे खाने में भी रेडिएशन होती है, हमारी लाइट जो हमारे ऊपर गिर रही है उसमें भी रेडिएशन है जी। सो कौन सी रेडिएशन से आप बचने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, सनलाइट बाहर है उसमें भी रेडिएशन आ रही है, तो दीवारों में जो पोटेशियम होता है उसमें भी रेडिएशन होती है। तो रेडिएशन जो लो डोज ऑफ रेडिएशन इज गुड, बट हाई लेवल ऑफ रेडिएशन इज डेंजरस।
तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि आज के इस कार्यक्रम में ना सिर्फ हमारे दर्शकों ने इसे एक साथ जोड़ा है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि हम भी अपने साथ बहुत सी नॉलेज को लेकर जाएंगे, और इनफैक्ट बहुत सही नॉलेज को लेकर जाएंगे, जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन के साथ उसको जानना, समझना, जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जाते जाते हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन से जुड़ा हुआ? मैं कहना चाहूँगा कि न्यूक्लियर मेडिसिन एक एडवांस ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, और इसमें डायग्नोसिस भी है, मतलब पेशेंट का, जो कैंसर वाले पेशेंट हैं इनके डायग्नोसिस का भी यूज़ कर सकते हैं। जिनमें कैंसर के पेशेंट में जिनमें डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है, उसमें पेट गाइडेड बायोप्सी का बहुत बड़ा रोल है। जी जी। पेट गाइडेड बायोप्सी के बाद में अगर आजकल तो हम पेट गाइडेड पेन पेलेशन भी करते हैं। मान लो पेशेंट को पेन हो रहा है, उसके बाद में हम वहाँ पे जहाँ पर पेन जनरेटिंग साइट है वहाँ पे लोकलाइज इंजेक्शन कर देते हैं, तो जो रूटीन टेक्निक से नहीं मिल पाती है पेट से, वो पेन जनरेटिंग साइट हमें पता लग जाती है और वहाँ इंजेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स हैं उनमें पोस्ट हार्ट अटैक कि वायबल हार्ट है या नहीं है, उसका बाईपास करने की से पहले उसका हार्ट की वायबिलिटी चेक करना है, उसमें न्यूक्लियर मेडिसिन का बहुत बड़ा योगदान है। और ऑन्कोलॉजी तो मीन्स उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स असेसमेंट, और उसके बाद में एक रिकरेंस है या नहीं है, उसमें भी न्यूक्लियर मेडिसिन का बहुत बड़ा योगदान है। और जो फीवर है अननोन कॉज का, जिसका कॉज नहीं मिल रहा, उसमें न्यूक्लियर मेडिसिन का बहुत बड़ा योगदान है। सो एक ऐसा समाधान है जो कि हमें, जैसे हमने इस कार्यक्रम के दौरान भी बताया, कि ये किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक हम पहुंच सकते हैं, उसका ना सिर्फ पता लगा सकते हैं बल्कि उसका समाधान भी है। ये आज की मेडिसिन का एक नया दौर है, एक सॉल्यूशन है, और स्पेशली अगर कैंसर ट्रीटमेंट की बात करें तो न्यूक्लियर मेडिसिन एक वरदान है। आज हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी जुड़े, PGIMER से एडिशनल प्रोफेसर। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप हमारे YouTube चैनल के साथ भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, और हमारे सैटेलाइट चैनल के साथ भी जुड़कर, यानी कि DD चंडीगढ़, DD हरियाणा और DD पंजाब के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। अगले कार्यक्रम में हम एक और गेस्ट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और आपको सेहतमंद रखने की इन कोशिशों के साथ जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।